Hello students, welcome to Educate. So this is part 3 of the first chapter of Themes in Indian History, which is Bricks, Beads and Bones. Alright, so second part के बाद हम यहाँ पहुंचे थे where we read about trade, different sites, craftsmanship, materials used, luxurious materials used और क्या क्या चीजें यूज होती थी. Please feel free to check out that part or second part of this chapter as we'll be moving forward. All right. Moving on. अब हम आ जाते हैं सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स पे. जैसा मैंने आपको बताया था सेकंड पार्ट में, जो स्क्रिप्ट थी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शिफ्ट और चेंज इन द इंटायर सिविलाइजेशन ऑफ हाउ इट कंडक्टेड इटसेल्फ एंड हाउ इट मूव्ड फॉरवर्ड इज थ्रू द स्क्रिप्ट. नाउ कैन यू सी, अब आप एक बात देखें, लुक एट दिस, आप एक नोटिस करें इस चीज को. 6500 बीसी से लेकर के 2900 BC, अर्ली हड़प्पन, 2900 to all right 2900 to 1900 BC and then 1900 BC to 1600 BC roughly. Rough time, just adding circa here. तो 1500 BC में सिर्फ 100-200 सालों के बीच में ही वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है. तो वैदिक पीरियड में जो संस्कृत है, संस्कृत की स्क्रिप्ट ऐसी है, हिंदी जैसी, देवनागरी. How is this script similar to this script? आप खुद देखिए क्या सिमिलैरिटी है. कुछ भी नहीं. ये थ्रू एंड थ्रू सिंबल्स, लेटर्स और ऑन व्हाट इज कंसिडर्ड एज अ साइन बोर्ड फाउंड एट धोलावीरा, ये लैंग्वेज यूज होती थी. दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस एंड विद इन 100 years एक पूरी स्क्रिप्ट चेंज हो जाना 100 सालों के अंदर. इट्स स्टिल अ मिस्ट्री. नोबडी नोज व्हाट एक्चुअली हैपेंड एट दैट टाइम. सो मूविंग ऑन. सील्स का मतलब आप ये समझ लीजिए, सबसे ज्यादा मैसेज कैरी करना. कोई किंग होता था, रॉयल होता था, रूलर होता था, वो कैसे अपना, मतलब कि हम देख सकते हैं किस तरीके से अपना बोलबाला बढ़ाने के लिए, या फिर आप कुछ भी बोलिए, टू एस्टैब्लिश हिज प्रेजेंस, वो ऐसा करता था कि सील्स बनवाते थे. येट दे वर एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल. ऑल राइट. ओके, सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स. ये स्क्रिप्ट है, आप देख सकते हैं. All right. Seals and sealings. Seals and sealings were used to facilitate long distance communication. Imagine a bag of goods being sent from one place to another. Its mouth was tied with rope and on the knot was affixed some wet clay on which one or more seals were pressed, leaving an impression. If the bag reached with its seal intact, it meant that it had not been tampered with. The sealing also conveyed the identity of the sender.
एक तरीके से स्टैंप का काम होता था इसका। मिट्टी लेते थे, उसके ऊपर ये स्टैंप मारते थे, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह भेजनी होती थी तो उसमें ये पता चलता था पहली बात कि जब भी कोई सामान होता था, फॉर एग्जाम्पल फूड ग्रेन्स है, चावल की बोरी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूं, इट्स देयर इज अ बैग ऑफ राइस and it's been tied up, and on top of it there's a small clay piece, either rectangular or circular, doesn't matter, but there's an inscription on top of it, और वो सील जो होती थी, जो पत्थर की बनी हुई है, उससे उस पर ठप्पा लगाते थे गीली मिट्टी पे, जिससे कि ये पता चलता था कि पहली बात वो नॉट खोली तो नहीं गई, जो चीज भेजना चाह रहे हैं उसके साथ टैंपरिंग तो नहीं हुई है, या फिर ये भी इंप्रेशन होता है इसका कि कहां से ये सामान या फिर गुड्स जो ट्रेड के लिए आ रहा है कहां से आ रहा है, हु इज द सेंडर। ऑलराइट, सेंडर की आइडेंटिटी। An enigmatic script. Harappan seals usually have a line of writing probably containing the name and title of the owner. Scholars have also suggested that the motif, generally an animal, conveyed a meaning to those who could not read. Basically जो लोग पढ़ नहीं पाते थे या फिर जो मोटिव होता था वो किसी ना किसी एनिमल से रिलेटेड था, कोई ना कोई एनिमल बना होता था जो कि उसका कोई सिंबॉलिक मीनिंग होता था। ऑल राइट, मेनी इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, the longest containing about 26 signs. शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस होती थी, जो सबसे ज्यादा लंबी या फिर बड़ी इंस्क्रिप्शन है जो सील्स में है वो है 26 साइंस की। साइन लैंग्वेज जैसे हम देख सकते हैं, दिस इज 1 2 3 4 लाइक सो 26 signs was like the maximum which we have found up until now as suggested by archaeologists, scholars or historians. All right, although the script remains undeciphered, where each sign stands for a vowel or a constant, as it has just too many signs, somewhere between 375 and 400. साइन लैंग्वेज थी और इतने ज्यादा साइंस थे, 375 से लेके 400 के बीच में इतने ज्यादा साइंस थे। अल्फाबेट्स के तौर पे या फिर ये साउंड्स होते थे, लेटर्स के तरीके से यूज होते थे। अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है, ये आइडिया ही हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, इसको लेके हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी स्क्रिप्ट थी जो बिल्कुल ही विलुप्त हो गई और अभी भी इसको पढ़ने वाला या समझने वाला कोई है नहीं, बस अंदाजा लगा रहे हैं। ऑल राइट, इट इज अपैरेंट दैट द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एज सम सील्स शो अ वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट, एज इफ द इनग्रेवर बिगैन वर्किंग फ्रॉम द राइट एंड देन रैन आउट ऑफ स्पेस। अब ये स्क्रिप्ट मोस्ट प्रोबेबली राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, जैसे उर्दू, फारसी, अरबिक लिखी जाती है। ऑल राइट, बिकॉज साइंटिस्ट को ऐसे पता चला कि जिस तरीके से वो मोटिफ लिखा हुआ है वो इस तरीके से कि जैसे जो लिखने वाला है उसने स्टार्ट राइट से किया और धीरे धीरे बीच में गैप्स हैं सेंटेंसेस में जैसे होते हैं, अपेरेंटली जैसे एंड की तरफ जाते जाते हमारे लेटर्स छोटे हो जाते हैं जब कोई स्पेस खत्म होने वाली होती है, व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग। तो ये भी इंडिकेट करता है कि राइट टू लेफ्ट ही लिखा जाता था उस टाइम पे जो स्क्रिप्ट थी। ऑलराइट, मूविंग ऑन, इट इज अपैरेंट दैट द स्क्रिप्ट वाज रिटन राइट टू लेफ्ट एज सम सील्स शो अ वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट। Consider the variety of objects on which writing has been found: seals, copper tools, rims of jars, copper and terracotta tablets, jewelry, bone rods, even an ancient signboard. Remember, there may have been writing on perishable materials too. Could this mean that literacy was widespread? बहुत ज्यादा लिखने का शौक था। जो इंस्क्रिप्शंस हैं, राइटिंग्स हैं, वो कॉपर टूल्स में, सील्स पे जो स्टोन की होती थी, जार्स की रिम तक पे, जो ऊपर उसकी कवर होती है, जार का जो रिम होता है बिल्कुल साइड में पतला सा, उस पे भी, साथ में साइन बोर्ड्स में भी थे। मतलब ये एक सजेशन हमें मिल सकता है कि उस टाइम पे हर किसी को ऑलमोस्ट पढ़ना आता होगा सोसाइटी में, लिटरेसी रेट अच्छा खासा होगा, बिकॉज इतनी ज्यादा इंस्क्रिप्शंस और राइटिंग्स देखने को मिलती हैं। स्टिल इट्स जस्ट एन आइडिया। वेट्स exchanges were regulated by a precise system of weights, usually made of a stone called chert and usually cubical with no markings. Exchanges जो होते थे वो एक precise system था weights का, usually made of stone called chert. बेसिकली वजन के उस पे होता था, जो ट्रेड होता था कि इतना वजन और आपको इतने वजन के ये पत्थर दिए जाएंगे, और वो पत्थर था चर्ट।
जनरली क्यूबिकल होता था विद नो मार्किंग्स, उसमें कोई मार्किंग्स नहीं होती थी, क्यूबिकल होता था, लेकिन यूनिक था क्योंकि चर्च स्टोन का बनता था. लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ वेट्स वर बाइनरी. ठीक है, वो बाइनरी नंबर्स थे, फॉर एग्जांपल 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32. while the higher denominations followed the decimal system 160, 200, 320, 640. ये नंबर्स थे उनकी करेंसी और चर्च के जो स्टोन के बने हुए एज वेट्स यूज होते थे फॉर एक्सचेंज एंड ट्रेड. उनका ये सीक्वेंस होता था. द स्मॉलर वेट्स वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर वेइंग एंड ज्वेलरी बीड्स. बेसिकली जो छोटे वेट्स होते थे उनको यूज किया जाता था मालाएं, ज्वेलरी और इन सब चीजों के लिए. मेटल स्केल पैन्स हैव आल्सो बीन फाउंड. मतलब कि स्केल पैन्स होते हैं नापने तोलने के लिए जो लोहे के बने होते थे, वो भी हमें मिले हैं, जिससे कि ये इंडिकेशन मिलती है कि वेट्स के सिस्टम पे ही एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था. मूविंग ऑन, एंशिएंट अथॉरिटी, अनदर पार्ट ऑफ सोशल हायरार्की और द सोसाइटी. There are indications of complex decisions being taken and implemented in Harappan society. Take for instance the extraordinary uniformity of Harappan artifacts as evident in pottery, figure 1.14. This is 1.23. जो पॉट्स होते थे और उस टाइम पे जो इंडिकेशंस हमें मिलते हैं वो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस, मतलब कि बहुत ज्यादा जटिल निर्णय लेना, एक ऐसे डिसीजन पे पहुंचना, एक ऐसे मतलब एक ऐसा फाइनल डिसीजन लेना, उन सब के लिए हमें यह पता चलता है सोसाइटी में कोई ना कोई तो लेता होगा. फॉर इंस्टेंस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हरप्पन आर्टिफैक्ट्स इज एविडेंट इन पॉटरी, सील्स, वेट्स एंड ब्रिक्स. नोटेबली ब्रिक्स, though obviously not produced in any single center, were of a uniform ratio throughout the region from Jammu to Gujarat. सारे जो स्केल्स होते थे या जो भी आर्टिफैक्ट्स बन रहे हैं उस टाइम पे जो करेंसी यूज होती थी फॉर एक्सचेंज, उन सबका एक यूनिफॉर्म डायमेंशन था फॉर कटिंग एंड सॉर्टिंग इट आउट. नाउ फ्रॉम जम्मू टू गुजरात, हर जगह जहां तक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है. वी हैव आल्सो सीन दैट सेटलमेंट्स were strategically set up in specific locations for various reasons. Specific locations पे ही settlements बनी हुई थी. ये बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी पार्ट 1 पे इस चैप्टर के. All right. Besides, labor was mobilized for making brick and for the construction of massive walls and platforms. Who organized these activities? मतलब कि लेबर था, सारी चीजें कंस्ट्रक्ट हो रही थी, ट्रेड चल रहा था, आर्टिफैक्ट्स थे, एंड कम्युनिकेशन, सील्स were found, communication with different sites, and procuring of goods, metals, stones, precious stones, luxurious items, etc. All right. Palaces and kings. If we look for a center of power or for depictions of people in power, archaeological records provide no immediate answers. A large building found at Mohenjo-daro was labeled as a palace by archaeologists, but no spectacular finds were associated with it. A stone statue was labeled and continues to be known as priest king. उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी इसका कोई क्लियर इंडिकेशन तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा पत्थर मिला है जिसका नाम है प्रीस्ट किंग. वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रीस्ट किंग का जो आप स्टैचू देख सकते हैं, you can see it right here. This is the priest king. ये है priest king का स्टैचू. All right. मतलब कि कोई ना कोई गवर्निंग अथॉरिटी तो थी जो इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स पास ऑन कर रही थी. There was some authority, someone sitting on top. एक सोशल ऑर्डर, एक सोसाइटी का हायरार्की स्ट्रक्चर एविडेंट हमें देखने को मिलता है. This is because archaeologists were familiar with Mesopotamian history and its priest kings and have found parallels in the Indus region. Now, if we want to draw parallels with the Indus Valley civilization
and the Mesopotamian or the Egyptian, we can most certainly find many commonalities between all of them. First of all, the script. The script exactly is not the same, but the script is quite similar from what we can see over here and in all those other civilizations. Now, a similar statue was also found in Mesopotamian culture. That too was similar to the priest king. So archaeologists have drawn a parallel in these two ideas, and as we will see, the ritual practices of the Harappan civilization were not well understood, yet nor are there any means of knowing whether those who performed them also held political power. Now there were culture was prominent, literature was prominent, like not exactly literature or as advanced as we can see, but inscriptions, carvings and writings बहुत ज्यादा हो रहा था उस टाइम पे. तो मतलब कि अगर हमें ऐसी अथॉरिटी देखने को मिलती है तो हमें यह पता नहीं चलता कि उनके पास पॉलिटिकल पावर भी थी या नहीं, या फिर वो सिर्फ रिस्पेक्टेड या रिवर्ड थे. व्हाट वाज द केस, ये हमें आगे पता चलेगा. ऑल राइट. Some archaeologists are of the opinion that Harappan society had no rulers and that everybody enjoyed equal status. Others feel that there was no single ruler but several, that Mohenjo-daro had a separate ruler, Harappa another, and so forth. Basically, archaeologists, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क दिस. जो अभी तक हम सोसाइटी को गवर्न करने की और सोसाइटल स्ट्रक्चर की अलॉन्ग विद द हायरार्की जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, उसका आंसर ये है. Please mark this. This is important. For the matter of fact, this is very important. ठीक है. Some archaeologists are of the opinion that Harappan society had no rulers. हो सकता है कि कोई रूलर ही ना हो या फिर सबका इक्वल स्टेटस हो. कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि कोई एक नहीं बल्कि सेवरल रूलर्स थे, अलग अलग थे. पूरे इंडस वैली का एक रूलर नहीं था. मोहनजोदारो का अपना था, हरप्पा का अपना था और बाकी साइट्स का भी अपने अपने रूलर होते थे. Yet others argue that there was a single state given the similarity in artifacts, the evidence for planned settlements, the standardized ratio of brick size, and the establishment of settlements near sources of raw materials. Basically, ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे चीजें मिली हैं, जहां पे इनकी excavations हुई है, वहां पे भी अपने अलग रूलर्स हो based upon the demographics and the area. All right. I hope you have marked this. This is very, very important. All right. So, it is likely that the Harappans practiced some sort of democratic system. Some of the structures with their given features were created apparently for utilitarian purposes. हो सकता है यूटिलिटेरियन पर्पसेस यानी कि नॉर्मली सोसाइटी को गवर्न करने के पर्पसेस से ही ये एरियाज डिवाइडेड हों, बट कुछ ना कुछ ये सारे आइडियाज जो मैंने भी आपको मार्क करा है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. प्रीस्ट किंग वाला जो था, that is also another important idea, or a respected place, or a respected personality of some sort, that is also a possibility. Democratic system होने की भी बहुत ज्यादा chances हैं उस टाइम पे. Moving on, the end of the civilization, कि इस बेहतरीन civilization का अंत कैसे हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे. There is evidence that by circa 1800 BC, most of the mature Harappan sites in regions such as Cholistan had been abandoned. मतलब कि लोग छोड़ के जाने लग गए थे. एक पॉसिबिलिटी ये है, और ये हमें पता चलता है from the site of Cholistan. All right. Simultaneously, there was an expansion of population into new settlements in Gujarat, Haryana, and western Uttar Pradesh, western UP.
बेसिकली इन एरियाज में बहुत ज्यादा ही पॉपुलेशन अब एकदम से भर भर के रहने लग गई थी, जिसको देख करके आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे कि शायद यहाँ पे लैंड की फर्टिलिटी हो सकती है, कुछ और हो सकता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो. सो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन. और वो सेटलमेंट्स थी गुजरात, हरियाणा और आपका वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश. ऑलराइट. In the few Harappan sites that continued to be occupied after 1900 BC, there appears to have been a transformation of material culture marked by disappearance of the distinctive artifacts of the civilization, weights, seals, special beads, etc. Basically, अब हम देखते हैं कुछ हरप्पन साइट्स में, ठीक है, जहां पे 1900 BC के बाद भी सेटलमेंट थी, लेट हरप्पन पीरियड के बाद भी, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन था, transformation of material culture marked by the disappearance of distinctive artifacts of the civilization. मतलब कि जो उनका कल्चर था उसके अंदर शिफ्ट देखने को मिला है, और वो ऐसे कि जो वेट्स, सील्स और स्पेशल बीड्स हैं वो अब गायब होने लग गए थे, विलुप्त होने लग गए थे. ऑलराइट. राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ऑल्सो डिसअपियर्ड. वो जो राइटिंग थी, वो जो स्क्रिप्ट थी, जो इतनी दूर दूर से ट्रेड हो रहा था बेसिकली आपका वेस्ट से, वो भी अब गायब होता जा रहा था. एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ऑल्सो डिसअपियर्ड. क्राफ्ट की जो स्पेशलाइजेशन थी वो भी अब गायब होती जा रही थी. इन जनरल, फार फ्यूअर मटीरियल्स वर यूज्ड टू मेक फार फ्यूअर थिंग्स. हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डिटोरिएटेड एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड. बेसिकली वो जो हम आर्किटेक्चर देख रहे थे, वो इंट्रिकेट डिटेलिंग देख रहे थे, क्राफ्ट्समैनशिप देख रहे थे, और वो जो हाईली एडवांस्ड सिस्टम था एक कंस्ट्रक्शन का, हमारे आर्किटेक्चर का, व्हाट वी हैड नोटिस्ड एट दैट टाइम, दैट हैड डिटोरिएटेड. मतलब बदतर होने लग गया था और ज्यादा खराब होने लग गया था अपने स्टेट में. ऑलराइट. एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड. Overall, artifacts and settlements indicate a rural way of life in what are called late Harappan or successor cultures, जो कि उसके बाद आया. For example, house construction techniques जब डिटोरिएट हुए, जो आर्टिफैक्ट्स थे और जो सेटलमेंट्स भी थी जो डिटोरिएट हो रही थी, कि indicate a rural way of life in what are called, एक बहुत ज्यादा शिफ्ट और a permanent और drastic shift to agro-based society. Agricultural based society is something that we can notice here. What brought about these changes? ये आखिर बदलाव आए तो क्यों आए कि एकदम से सब डिटोरिएट हो रहा है? Several explanations have been put forward. These range from climatic change, one हो सकता है मौसम बदल रहा था, deforestation, बहुत ज्यादा पेड़ काटने लग गए थे क्योंकि वुड बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, that is something that we have also noticed, and excessive floods, the shifting and or dying up of rivers to overuse of the landscape. मतलब कि हो सकता है बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, हो सकता है वो वाटर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो अपने सेटलमेंट्स के लिए, ग्रेट बाथ के लिए, या फिर अपने इरिगेशन कैनाल सिस्टम हो, व्हाटएवर यू कैन से, फॉर देयर ओन पर्पसेस they had used too much of water and which caused flooding. बाढ़ आ गई थी. Some of these causes may hold for certain settlements, but they do not explain the collapse of the entire civilization. ये चीजें इंडिकेट कर सकती कि थोड़ी बोड़ी मतलब आपदा आ सकती है, बट ये सारा सिविलाइजेशन एकदम डिक्लाइन कर गया, दैट इज समथिंग दैट वन कैन नॉट फैथम इजिली. बहुत आराम से इसको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते. और साथ में अगर हम देखें तो एक स्क्रिप्ट का चेंज हो जाना पूरे तरीके से, सारे ही इन एरियाज को पूरे तरीके से क्या कहते हैं आपका अबैंडन कर देना. अगर बहुत बड़ी नेचुरल कैलामिटी होती तो जो रिमेन्स थे इस तरीके से डिस्ट्रॉयड ना होते. वील बी रीडिंग अबाउट दैट फर्दर. It appears that a strong unifying element, perhaps the Harappan state, came to an end. This is evidenced by the disappearance of seals, the script, distinctive beads, and pottery. The shift from a standardized weight system to the use of local weights and the decline and abandonment of cities, the subcontinent would have to wait for over a millennium for new cities to develop in a completely different region. पूरे तरीके से
सिटीज अबैंडन हो चुकी थी, सिविलाइजेशन कोलैप्स कर चुकी थी, जिसकी वजह से अब बहुत कम एविडेंस बचा हुआ था और ये इंडिकेट हो रहा था कि धीरे धीरे एक सिविलाइजेशन 1900 बीसी ऑनवर्ड्स एकदम डिटोरिएट हुई है, एकदम नीचे जा रही है. दैट इज समथिंग दैट वी हैव नोटिस्ड सो फार. मूविंग ऑन, एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन. ऑल राइट, अब हम एक दूसरी थ्योरी पे आएंगे कि हो सकता है दिस कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी of the collapse of the Indus Valley civilization. So moving on, evidence of an invasion, आक्रमण. हो सकता है किसी बाहर के लोगों ने आक्रमण किया और सब कुछ मतलब civilization का collapse का reason बना हो. Alright, Deadman Lane is a narrow alley varying from 3 to 6 feet in width. At the point where the lane turns westward, part of a skull and the bones of the thorax and upper arm of an adult were discovered, all in very friable condition at a depth of 4 feet and 2 inches. The body lay on its back diagonally across the lane 15 inches to the west, where a few fragments of a tiny skull. It is to these remains that the lane owes its name. Basically, एक एली है, वहां पे एक सर कटा हुआ और एक हाथ अलग से कटा हुआ फेंका हुआ मिला, जो कि 4 फीट की दूरी थी दोनों के बीच में. मतलब कि इंडिकेट करता है बहुत वायलेंट तरीके से जिसके भी रिमेन्स है उसको मारा गया था. और साथ में एक थोरैक्स भी मिला विच इज लाइक काइंड ऑफ लाइक अ वेपन. एंड और जो बॉडी थी इट लेड ऑन इट्स बैक डायगनली अक्रॉस द लेन. तो इस वजह से इस लेन का नाम डेड मैन लेन रखा गया. राइट, फ्रॉम जॉन मार्शल, मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन. ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा दिस इज फ्रॉम जॉन मार्शल और उन्होंने लिखा है अपने वर्क में जिसका नाम है मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, लिखा था 1931 में. ऑलराइट, मूविंग ऑन, 16 skeletons of people with the ornaments that they were wearing when they died were found from the same part in Mohenjo-daro in 1925. ये सेम चीज मिली 1925 में. Much later in 1947, R.E.M. Wheeler, then Director General of the ASI, Archaeological Survey of India, ASI का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, Archaeological Survey of India, tried to correlate this archaeological evidence with that of the Rig Veda, the earliest known text in the subcontinent. He wrote the Rig Veda mentions Pur, meaning rampart, fort or stronghold. Indra, the Aryan war god, is called Puramdar, the fort destroyer. Alright? अब ये पता चलता है कि R.E.M. व्हीलर जो कि 1947 में डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, उन्होंने सोचा कि ये शायद से आर्यन इन्वेजन थ्योरी और इंद्रदेव जैसे कि ऋग्वेद में उनका वर्णन है पुरंदर यानी कि पुरों को गिराने वाले, पुर यानी कि एक रैम्पार्ट, एक एरिया, एक फोर्टिफाइड एरिया को ध्वस्त करने वाले इंद्र. ऑलराइट, वेयर आर और वर दी सिटाडेल्स. It has in the past been supposed that they were mythical. The recent excavation of Harappa may be thought to have changed the picture. Here we have a highly evolved civilization of essentially non-Aryan type, now known to have employed massive fortifications. What destroyed this firmly settled civilization, climatic, economic, or political deterioration may have weakened it, but its ultimate extinction is more likely to have been completed by deliberate and large-scale destruction. It may be no mere chance that a late period of Mohenjo-daro men, women and children appear to have been massacred there. On circumstantial evidence, Indra stands accused. All right. तो यहां पे हम देखते हैं according to R.E.M. Wheeler, he says कि एकदम से एक सिविलाइजेशन का खत्म हो जाना 300 साल के अंदर इतने बुरे तरीके से बच्चे, औरतें, इन सबको इनको मैसेकर करके इनकी जो बॉडीज मिली हैं वो कटी हुई हैं, उस सबको मद्देनजर रखते हुए पता चलता है कि एकदम से अचानक से इतना बड़ा एरिया, खुद इमेजिन करें, सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं था. पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब, जम्मू रीजन ऑफ इंडिया, राजस्थान, हरियाणा, एंड देन वी हैव एरियाज ऑफ पाकिस्तान एज वेल, एरियाज इन अफगानिस्तान सच एज शोरतुगाई. ये सारे एरियाज एकदम से अबैंडन हो जाना और उनकी सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाना. हाउ इज दिस पॉसिबल? इट इज नॉट श्योर दैट इवन इफ देयर वाज अ फ्लड, हाउ कैन वन रिवर फ्लड ऑल ऑफ दीज सिविलाइजेशंस
at once. Even if it did, the way in which these bodies and excavations were found indicates a very strong part or pointing towards a full-fledged, invasion or a massacre. All right. In the late 1960s, the evidence of a massacre in Mohenjo-daro was questioned by an archaeologist named George Dales. He demonstrated that the skeletons found at the site did not belong to the same period, whereas a couple of them definitely seem to indicate a slaughter. The bulk of the bones were found in context suggesting burials of the sloppiest and most irrelevant nature. There is no destruction level covering the latest period of the city, no sign of extensive burning, no bodies of warriors clad in armor, and surrounded by the weapons of war. The citadel, the only fortified part of the city, yielded no evidence of a final defense. Basically, अगर वॉर हुई होती, G.F. Dales ने इसको क्वेश्चन किया था 1960s में. उन्होंने कहा था कि अगर द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदारो एक्सपेडिशन ऑफ 1964, इस अपने वर्क में उन्होंने ये लिखा है कि अगर एक इन्वेजन था, एक वॉर हुई थी, फुल फ्लेजेड मैसेकर था, तो जो लोग मैसेकर करने आए थे, जो मिलिट्रीज आई थी, जो सोल्जर्स आए थे, उनके आर्मर्स, उनके वेपन्स, उनकी बॉडीज तो वहां पे नहीं है. प्लस उस टाइम पे जो बॉडीज मिली हैं वो बहुत ज्यादा एक कैवेलियर तरीके से बरी करते थे, बिकॉज वहां पे जो दफनाने की टेक्निक्स थी, जो टेक्नोलॉजी थी, उतनी एडवांस नहीं थी, बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो. ऑलराइट, as you can see, a careful re-examination of the data can sometimes lead to reversal of earlier interpretations. In this respect, it is necessary to mention the recent archaeogenetic research carried out at the site of Rakhi Gadi. The site, located in Hisar district of Haryana, is the biggest Harappan city, spread over an area of 550 hectares. Alright, in order to study the genetic history of the Harappans, DNA was extracted from the skeletal remains excavated at Rakhi Gadi. This research was carried out by the Deccan College, deemed University Pune, in collaboration with Center for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad, and the Harvard Medical College. The analysis of the data indicates that the Harappans are the indigenous people of this region. Basically, जो लेटेस्ट आर्कियोजेनेटिक रिसर्च है, क्योंकि बार बार जो नए री एग्जामिनेशन होते हैं, जो बाकी चीजें होती हैं, उससे बहुत ज्यादा हमें ये पता चलता है कि कभी कभी पुराने एविडेंसेस को बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है, बिकॉज एज टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड, टाइम्स आर मूविंग फॉरवर्ड, वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द रिसर्चेस और द कंक्लूजन्स दैट वर मेड इन द पास्ट कुड बी रिवर्स्ड. हो सकता है जो पहले में पता चला हो वो उतना सटीक या एक्यूरेट ना हो एज कंपेयर टू व्हाट वी आर फाइंडिंग टुडे. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, द जेनेटिक रूट्स ऑफ द हरप्पन्स गो बैक टू 10,000 BC. बेसिकली हमें ये पता चलता है कि जो हरप्पन्स थे वो यहीं के रहने वाले मूल निवासी थे, यहां पे रहने वाले इंडिजिनस लोग थे यहाँ के. ऑलराइट, गो बैक टू 10,000 BC. जो जेनेटिक रूट्स हैं हरप्पन्स के वो 10,000 BC तक जा रहे हैं. द DNA of the Harappans has continued till today, and a majority of the South Asian populations appear to be their descendants. जो majority South Asian population है, South Asian as in India, Pakistan, Bangladesh, श्रीलंका, नेपाल and parts of Afghanistan, यहाँ के जो majority लोग हैं वो इन्हीं के descendants हैं, मोहनजोदारो और हरप्पा के जो settlements में रहने वाले लोग थे उनके. Alright, उनके inhabitants के. Due to trade and cultural contacts of the Harappans with distant regions, there is a mixture of genes in small quantity. Basically, बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, कॉन्टैक्ट होता था, ट्रैवलिंग होती थी with distant regions, for example, Oman, Bahrain, and Mesopotamia. So that's why थोड़ा genetic mixture was also visible when it came to the indigenous population of the Harappa and Mohenjo-daro civilizations, respectively. Moving forward, the continuity without any break in genetic history as well as cultural history rules out a large-scale immigration of the so-called Aryans. Basically, this Aryan invasion theory has been shattered right here in this latest archaeogenetic evidence that is seen here. अब हम यहाँ पे देखते हैं, this research also indicates that the people coming from bordering areas and distant regions were absorbed in the Indian society.
बेसिकली जो भी बाहर से आता था वो इंडियन सोसाइटी में अब्सॉर्ब हो जाता था. Therefore, at no stage the genetic history of the Indians was either discontinued or broken. जो जेनेटिक हिस्ट्री है 10,000 BC से लेके अभी तक जो हम देख रहे हैं वो डिसकंटिन्यू हुई ही नहीं है. ठीक है. As the Harappans started moving towards Iran and Central Asia, their genes also gradually spread in these regions. So, as the society or the civilization was collapsing at that particular point in time, the inhabitants of Mohenjo-daro and Harappa also started moving westwards towards Persia or modern day Iran. Alright? As the Harappans started moving towards Iran, the same team of researchers reconstructed 3D features of the Harappan people. मोहनजोदारो और हड़प्पा के जो लोग थे उनके चेहरे का एक 3D रिकंस्ट्रक्शन दोबारा किया गया टेक्नोलॉजी के माध्यम से, थ्रू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स, हिस्टोरियंस एंड साइंटिस्ट्स फाउंड एट दीज पर्टिकुलर सेंटर्स. So, the reconstructed facial features of the Harappans, male and female, show remarkable similarity with the modern population of Haryana. Thus, this study has indicated unbroken or continuity for 5,000 years in this region. So, the 3D reconstruction of faces and the facial features were very similar to the modern day population of the people of Haryana, especially इस एरिया को जहां पे डिग अप किया था राखीगढ़ी में, which is the oldest and the largest Harappan site located in the Hisar district of Haryana. All right, moving on. This study has indicated unbroken and continuity for 5,000 years in this region. 5,000 साल से वो कंटिन्यूटी और वो चेन ब्रेक नहीं हुई है. This has been found from Vasant Shinde. An ancient Harappan genome lacks ancestry from steppe pastoralists or Iranian farmers. Cell 179-2019. Latest research from 2019. All right. Discovering the Harappan civilization. So far, we have examined facets of the Harappan civilization in context of how archaeologists have used evidence from material remains to piece together parts of fascinating history. However, there is another story as well about how archaeologists discovered the civilization. इसको ढूंढा कैसे? मोहनजोदारो और हड़प्पा पहली बार मिला तो डिस्कवर कैसे हुआ? When Harappan cities fell into ruin, people gradually forgot all about them. When men and women began living in the area millennia later, they did not know what to make of the strange artifacts that occasionally surfaced, washed by floods or exposed by soil erosion, or turned up while plowing a field or digging for treasure. मतलब कि उस टाइम पे इतनी वैल्यू नहीं थी. जैसे ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई उसके बाद उसके एक मिलेनिया लेटर जो नई सिविलाइजेशंस आई उनको इतनी वैल्यू नहीं थी उस टाइम पे. जो आर्टिफैक्ट्स थे उन सब के इतना आइडिया नहीं था कि इतना एंशिएंट भी हो सकता है. ऑलराइट, कनिंगham's confusion. So there's another terminology before we move forward. Archaeogenetics is the study of DNA of ancient population. It involves various methods of molecular genetics to understand population history. All right. So archaeogenetics एक ऐसा टर्म है जिससे कि डीएनए स्टडी करी जाती है एंशिएंट पॉपुलेशंस की, पुराने जमाने में जो जिनके हड्डियां बच जाती हैं, अवशेष बच जाते हैं, उसको लेकर के मेथड्स ऑफ मोलिकुलर जेनेटिक्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके जेनेटिक्स को ट्रेस करके पॉपुलेशन उस जगह पे जो रहती होगी उसकी और उस जगह का इतिहास मोटा मोटा पता चल सकता है. ऑलराइट, कनिंगham's confusion. When Cunningham, the first director general of the ASI, Archaeological Survey of India के पहले डायरेक्टर जनरल थे, began archaeological excavations in the mid 19th century. ठीक है, mid 19th century मतलब 1840s 50s के बीच में. Archaeologists prefer to use the written word, texts and inscriptions as a guide to investigations. उस टाइम पे जो लिखे हुए टेक्स्ट होते थे उस एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ करके ही वो आगे कुछ कर पाते थे, डिसाइड कर पाते थे, ये देख पाते थे कि इस सोसाइटी के बारे में, इस फलाना सिविलाइजेशन के बारे में हमें क्या क्या पता चल सकता है. ऑलराइट, in fact Cunningham's main interest was in archaeology of the early historic 6th century BC to 4th century CE and later periods. He used accounts left by Chinese Buddhist pilgrims
who had visited the subcontinent between 4th and 7th centuries CE to locate early settlements. अब उस टाइम पे जैसा हमने देखा, जो इंस्क्रिप्शंस थी या फिर जो स्क्रिप्ट थी मोहनजोदारो और हड़प्पन्स की, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी. इट वाज सिंबॉलिक, सिंबल्स यूज होते थे, और इट वाज वेरी डिफरेंट टू द स्क्रिप्ट दैट वाज बीइंग यूज्ड merely 200 years later. All right. So what theory you believe in is up to you. कि ये सोसाइटी या फिर ये सिविलाइजेशन कैसे एंड हुई, that is your answer. There are many theories around it. The latest theory suggests something else. However, whatever theory you think is best, write your answer accordingly. But do mention कि latest जो रिसर्च मिली है वो क्या है, और जिस थ्योरी पे आप बिलीव करते हो उसकी ठीक ऑपोजिट थ्योरी कौन सी है वो भी आपको पता होनी चाहिए. You can pick and choose any one of these theories according to your will and whim when it comes to understanding or deciphering the end of the Harappan civilization. But the thing is, do know what is the total opposite of it as well. Whenever you are writing your answer, बहुत ज्यादा जरूरी है ये. ठीक है. तो कनिंघम का जो मेन इंटरेस्ट था वो आर्टिफैक्ट्स को ढूंढने में था, खास करके 6th सेंचुरी बीसी से लेके 4th सेंचुरी सीई के आगे तक उसका इंटरेस्ट था जानने में सिविलाइजेशंस को. उस टाइम पे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स थे, जो बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शंस थी, वो एक बहुत बड़ा सोर्स और एक बहुत बड़ा माध्यम बना था कनिंघम को बाकी सिविलाइजेशंस जो आसपास में, जैसे बुद्धिस्ट जो थे, दे ओरिजिनेटेड मेनली फ्रॉम नेपाल एंड पार्ट्स ऑफ बिहार और व्हाटएवर. देयर इज कंफ्यूजन अबाउट इट, बट दे यूज्ड टू ट्रैवल फॉर पिलग्रिमेजेस. लंबी यात्राएं करते थे थ्रू चाइना, पार्ट्स ऑफ एशिया. सो दे यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स एज देयर मेमोir, या फिर अकॉर्डिंग टू व्हाट दे सॉ इन दैट पर्टिकुलर लैंड, की वहां का कल्चर कैसा है, वहां पे लोग कैसे रहते हैं, एटसेट्रा. उनकी इंस्क्रिप्शंस पत्थर पे या फिर वैसे भी जो लिखी जाती थी. मूविंग ऑन, a site like Harappa, which was not part of the itinerary of the Chinese pilgrims and was not as an early historic city, did not fit neatly within his framework of investigation. So although Harappan artifacts were found fairly often during the 19th century and some of these reached Cunningham, he did not realize how old these were. Basically Chinese pilgrims और इन सब चीजों को कनिंघम थोड़ा इंटरेस्टिंगली पढ़ते थे, तो उनको उतना आइडिया नहीं था कि इतनी पुरानी सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस के भी बारे में. He wasn't aware of how ancient it was. Moving on, a Harappan seal was given to Cunningham by an Englishman. He noted the object but unsuccessfully tried to place it within the time frame which he was familiar. This was because he, like many others, thought that Indian history began with the first cities in the Ganga Valley. Given his specific focus, it is not surprising that he missed the significance of Harappa. बाकी लोगों की तरह कनिंघम को भी नहीं पता था कि ये जो सील है कितनी पुरानी है. He wasn't aware of a civilization possibly existing even before the Vedic period. और उसे लगता था कि गंगा और जो गंगा के आसपास के प्लेन्स हैं, गंगा रिवर के आसपास, that is one of the most ancient places in the country or the subcontinent, but he wasn't aware of the existence of the Indus Valley civilization. यहां तक कि जो कनिंघम को सबसे पहले सील मिला था, किसी इंग्लिशमैन ने उसे दिया था, that is of this. ये उनकी स्क्रिप्ट है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, as you can see, and the inscription as a part of it, if it's visible, have a look. So ये था कनिंघम का रिसर्च. Moving on, a new old civilization. Subsequently, seals were discovered at Harappa by archaeologists such as Dayaram Sani in the early decades of the 20th century in layers that were definitely much older than early historical levels. It was then that the significance began to be realized. Another archaeologist, Rakhal Das Banerjee, found similar seals at Mohenjo-daro, leading to the conjecture that these sites were part of a single archaeological culture. All right, understand this. Based on these finds, in 1924, John Marshall, Director General of the Archaeological Survey of India, or the ASI, announced that the discovery of a new civilization in the Indus Valley to the world. As S.N. Roy noted in the story of Indian archaeology, Marshall left India 3,000 years older than he had found her. All right.
This was because similar till then unidentified seals were found at excavations at Mesopotamian sites. It was then that the world knew not only of a new civilization but also of one contemporaneous with Mesopotamia कि इतनी पुरानी civilization भी exist करती थी, तब जाकर के इन सबको पता चला था. All right. In fact, John Marshall's stint as Director General of the ESI marked a major change in Indian archaeology. He was the first professional archaeologist to work in India and brought his experience of working in Greece and Crete to the field. Alright, more importantly, though like Cunningham, he too was interested in spectacular finds, he was equally keen to look for patterns of everyday life. उसका इंटरेस्ट था, जिसको हम थैंक्स बोल सकते हैं, of knowing more about the Harappan civilization of the Indus or the Indus Valley civilization along with Mohenjo-daro. Alright, Marshall tended to excavate along regular horizontal units measured uniformly throughout the mound, ignoring the stratigraphy of the site. This meant that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together, even if they were found at different stratigraphic layers. All right, here's a diagram. आप diagram देख सकते हैं. The stratigraphy of small mound. Notice that the layers are not exactly horizontal. इसके बारे में हम और समझ सकते हैं right here. Sites, mounds and layers. Archaeological sites are formed through production. All right, use and discarding of materials and structures. उनका use करना और उसे discard करना ऐसे मिलते हैं. When people continue to live in the same place, their constant use and reuse of the landscape results in the build-up of occupational debris called mound. कोई भी लोग एक जगह पे बहुत ज्यादा रहते हैं तो वहां पे debris बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो उसे हम mound कहते हैं. Brief or permanent abandonment results in alteration of the landscape by wind or water activity and erosion. Soil erode होता है, soil erosion के बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा. That is one of the factors. Occupations are detected by traces of ancient materials found in layers which differ from one another in color, texture, and the artifacts that are found in them. उसमें जो artifacts मिलते हैं वो भी. Abandonment or desertions, what are called sterile layers, can be identified by the absence of such traces. अब ऊपर की जो मिट्टी है उसकी लेयर जो थोड़ी स्टेराइल होती है, जो इरोड होती रहती है, चलती रहती है, हवा उसके साथ बहती रहती है थोड़ी बहुत, तो उसे इट इज आइडेंटिफाइड बाय द एब्सेंस ऑफ सच ट्रेसेस. इंपॉर्टेंट है. जनरली द लोएस्ट लेयर्स आर द ओल्डेस्ट. जो लोएस्ट वाली लेयर है वो सबसे पुरानी है, एंड द हाईएस्ट आर द मोस्ट रीसेंट. ऊपर वाली सबसे रीसेंट है. द स्टडी ऑफ दिस लेयर्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिग्राफी. स्ट्रैटिग्राफी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इसको नोट कर लें. All right. Stratigraphy. Artifacts found in layers can be assigned to specific cultural periods and thus provide cultural sequence for a site. All right. इससे cultural sequence और काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है एक पर्टिकुलर साइट के बारे में. All right. Moving forward. I hope you have looked at this diagram. ये diagram बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए. आप ये डायग्राम देख सकते हैं. दिस इज द अपर पार्ट, दिस इज द लोअर पार्ट, और ये जो स्मॉल माउंड है, दीज लेयर्स आर नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, एकदम सीधी लाइन में नहीं होती. ऑलराइट, सो नोटिस दिस एज वेल. न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस. All right, before we move forward with this, Wheeler at Harappa. यहां पे हम देखते हैं early archaeologists were often driven by a sense of adventure. बहुत ज्यादा adventurous होते थे. This is what Wheeler wrote about his experience at Harappa. उसका experience अब हम पढ़ेंगे. ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें. I recall, on a warm May night in 1944 that a 4 miles Tonga ride brought me as the newly appointed Director General of the Archaeological Survey of my local Muslim officer from a little railway station labeled Harappa. Along a deep
sand track to a small rest house beside the moonlit mounds of the ancient site, warned by my anxious colleague that we must start our inspection at 5:30 next morning and finish by 7:30, after which it would be too hot. We turned in with the dark figure of the Pankhawala crouched patiently in the entrance, and the night air rent by innumerable jackals in the neighboring wilderness. The next morning, punctually at 5:30, our little procession started out towards the sandy heaps. Within 10 minutes, I stopped and rubbed my eyes as I gazed upon the tallest mount, scarcely trusting my vision. 6 hours later, my embarrassed staff and I were still toiling with picks and knives under the blazing sun, the mad Sahib, I am afraid, setting a relentless pace. From REM Wheeler, My Archaeological Mission to India and Pakistan in 1976. इससे आप ये समझ सकते हैं कि what all struggles did archaeologists go through to find all these excavations. All right, new techniques and questions. It was REM Wheeler, after he took over as Director General of the Archaeological Survey of India in 1944, who rectified this problem. All right, problem को ठीक किया था. Wheeler recognized that it was necessary to follow the stratigraphy of the mound rather than dig mechanically along uniform horizontal lines. Moreover, as an ex-army brigadier, he brought with him a military precision to the practice of archaeology. All right, the frontiers of the Harappan civilization have little or no connection with present-day national boundaries. However, with the partition of the subcontinent and the creation of Pakistan, the major known sites became part of Pakistan. This has spurred Indian archaeologists to try and locate sites in India. An extensive survey in Kutch has revealed a number of Harappan settlements, and explorations in Punjab and Haryana have added to the list of Harappan sites. While Kalibangan, Lothal, Rakigadi and most recently Dholavira have been discovered, explored and excavated as part of these efforts, fresh explorations continue. Over the decades, new issues have assumed importance. Where some archaeologists are often keen to obtain a cultural sequence, others try to understand the logic underlying the location of specific sites. They also grapple with the wealth of artifacts, trying to figure out the functions of these may have served. उनको बहुत ध्यान से उनकी केयर करनी पड़ती है उन आर्टिफैक्ट्स की, उनको स्टडी करना और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचना, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारी स्टडीज बहुत सारे लोग और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके जैसे इसको पढ़ेंगे. सो इट इज ऑफ समथिंग paramount importance. So, since the 1980s, there has also been growing international interest in Harappan archaeology. Specialists from the subcontinent and abroad have been jointly working at both Harappa and Mohenjo-daro. They are using modern scientific techniques, including surface exploration, जो भी मैंने समझाया था, to recover traces of clay, stone, metal and plant and animal remains as well, to minutely analyze every scrap of available evidence. These explorations promise to yield interesting results in the future. Problems of piecing together the past. As we have seen, it is not the Harappan script that helps in understanding the ancient civilization. Rather, it is material evidence that allows archaeologists to better reconstruct Harappan life. This material could be pottery, tools, ornaments, household objects, etc. Organic materials such as cloth, leather, wood, and reeds generally decompose. Especially in tropical regions, what survive are stone, burnt clay, or terracotta, metal, etc. Copper. ये सारी चीजें अवेलेबल हैं क्योंकि बाकी चीजें फेड ऑफ हो जाती हैं और स्क्रिप्ट उनकी समझ में नहीं आती, तो इस वजह से हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि क्या लिखा था. It is also important to remember that only broken or useless objects would have been thrown away. Other things would probably have been recycled. Consequently, valuable artifacts that are found intact were either lost in the past or hoarded and never retrieved. In other words, such finds are accidental rather than typical. All right? बहुत कम एविडेंस होता है एक बहुत बड़े कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए छोटे मोटे आर्टिफैक्ट्स को
डिसाइफर करना, क्लासिफाइंग फाइंड्स. Whoops. Recovering artifacts is just the beginning of the archaeological enterprise. Archaeologists then classify their finds. One simple principle of classification is in terms of materials such as stone, clay, metal, bone, ivory, etc. ये इंपॉर्टेंट है. आइवरी, हाथी का दांत, हड्डियां, जानवरों के रिमेन्स, वो सब तो फेड हो जाता था, लेकिन ये सब एक ठोस सबूत मिल सकता है कि उस टाइम पे सोसाइटी कैसे गवर्न होती थी, उसका एक आइडिया मिल जाता है. The second and more complicated is in terms of function. Archaeologists have to decide whether, for instance, an artifact is a tool or an ornament. ये नहीं पता चलेगा वो टूल है या फिर पहनने के लिए एक ज्वेलरी का पीस है. All right? और both, या फिर दोनों भी हो सकता है. और something meant for ritual use. Rituals के लिए, religion के लिए भी use हो सकता है. An understanding of the function of an artifact is often shaped by its resemblance with present day things. Beads, coins, stone blades, pots are obvious examples. Archaeologists also try to identify the function of an artifact by investigating the context in which it was found. Was it found in a house, in a drain, in a grave or a kiln? मिला कहां पर है वो सामान, उससे ये इंडिकेशन हमें मिलता है कि ये रफली किस पर्पस के लिए यूज हो सकता था. All right. Sometimes archaeologists have to take recourse to indirect evidence. For instance, though there are traces of cotton at some Harappan sites, to find out about clothing, we have to depend on indirect evidence, including depictions in the sculpture. Cotton भी एक ठोस सबूत है, लेकिन उतना नहीं, तो इस वजह से हम carvings और inscriptions को देखते हैं. Archaeologists have to develop frames of reference. We have seen that the first Harappan seal that was found could not be understood till archaeologists had a context in which to place it. Context क्या, इसका काम क्या था, कहां से मिला है, ये किस चीज के लिए यूज होता था, उससे जगह को देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. All right. Both in terms of cultural sequence in which it was found and in terms of comparison with the finds in Mesopotamia. Problems of interpretation. All right. अब इन चीजों को इंटरप्रेट करना, ये जो चीजें मिल रही हैं, कहां से मिल रही हैं, कहां से आ रही हैं, और हम इनके बारे में क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, और उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट हमें नहीं पता. वी डोंट नो अबाउट द स्क्रिप्ट दैट वाज यूज्ड एट दैट टाइम. इट्स टोटली स्ट्रेंज. इट वाज रिटन राइट टू लेफ्ट, सिंबल्स यूज होते थे, एंड समथिंग वेरी डिफरेंट टू व्हाट वाज बीइंग यूज्ड 200 years later. Just 200 years later, just a matter of 200 years, and an entire script had changed from symbol based to Devanagari, Sanskrit, and Vedas were introduced. So when we have to look at what the lives was like, archaeologists have to go through a lot of challenges. Excavating the site, what the site is, वो जगह क्या है, वहां पे किस पर्पस के लिए लोग इकट्ठे होते थे, वो जगह क्यों बनाई गई थी, ये चीजें हमें पता चलती हैं उन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस से. उसके ऊपर चीजें क्या बनी हुई है, कॉटन भी मिला है, बाकी चीजें भी मिली हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा फेड हो जाता है. इट डीकंपोजेस. थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले ये सारी चीजें हुई थी. वी आर टॉकिंग अबाउट रफली 2600 BC ड्यूरिंग मैच्योर हड़प्पन पीरियड और इवन अर्ली हड़प्पन पीरियड. वो बहुत पुराना टाइम है. ऑलराइट. सो मेटल, ornaments, stones, jewelry and utensils, tools, weapons, if there were any, all of these things were found. Hardly any weapons have been we have come across up until now. अभी तक हमें कोई खास ऐसा वेपन दिखा नहीं जो यूज हुआ हो उस टाइम पे, जिसका कोई उल्लेख हो, जिसका कोई मेंशन हो. मोस्टली देयर वर टूल्स, ट्रेड, कॉमर्स, indicating seals from different parts of the world, and also at the same time during different parts of the world, जैसे कि Mesopotamia, Bahrain, Oman, and also Afghanistan, as we have read about it. तो कैसे यहां पे हमें देखने को मिलता है एक सिमिलैरिटी. अब जो प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आती हैं, हमें सबसे कॉमन देखने को मिलता है दैट देयर इज, वी विल रीड अबाउट दिस सील लेटर ऑन. पहले मैं आपको थोड़ा इसका एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं. द प्रोटो शिवा सील. ऑलराइट. एक ऐसे पोज में बैठे हुए हैं जिसे पशुपति कहा गया है. द प्रोटो शिवा सील. ऑलराइट. Similarity and congruency with the modern Vedic religion, or the Vedic religion that we follow at this point in time, which was introduced in 1500 BC.
being totally different from the ritual practices and customs of the Harappan people or the people living in the Indus Valley civilization altogether. वो बरी करते थे डेड को, यहां पे जो डेड होते थे उनको क्रिमेट किया जाता था. ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग दैट वी नोटिस हियर. A total shift in culture, total shift in rituals, which we will be doing further on while solving questions and answers of the same. I hope you understood all of these things, and as I've emphasized many times earlier also, please try to understand apart from the dates, जो चीजें मैं आपको समझाता जा रहा हूं इतना एफर्ट दे करके, आप उसको एज अ सीक्वेंस रख के समझिए, like a story, like a movie, or whatever you think is more convenient to you. That way, history as a subject will seem less as a burden and more as a thrill. As you have opted for this subject in 12th grade, I'm pretty sure you have already, immersed yourself or dived into this area of finding out what was the past like. All right. So I hope you understood the chapter so far. This was the this was the third part. Second part, you can also look for reference, and we will complete this particular chapter in the next part further. All right. So thank you, Team Educate.